हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट में। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं वंशागति का आणविक आधार के जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम में लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। इसके पहले इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हो चुका है, तो जितने भी बच्चे अभी वो क्लास को नहीं देखे वो देख लेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को ये बोलूंगी कि सिर्फ ये नहीं कि पढ़ने के बाद रिवीजन नहीं करें, तो रिवीजन सबसे जरूरी है कोई भी टॉपिक आपकी हो। और इसके साथ साथ अभी कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनकी तैयारी एकदम जीरो है, जिन्हें लगता है कि हम 12th में तो आ गए हैं, 11th पास हमने जैसे तैसे 11th हमने पास कर लिया, पढ़ाई की नहीं की, लेकिन 12th में आ गए हैं। आपके अंदर है कि नहीं मुझे अच्छे से अच्छे नंबर लाना है, क्योंकि देखो एक विचार होता है सबके अंदर, भले वो हम एक कार्य करें या ना करें। तो अगर आपके अंदर इच्छा है कि हमें टॉप करना है, हमें भी जैसे लोग बहुत सारे लोग अच्छे नंबर लाते हैं, टॉप 10 की लिस्ट में आते हैं, अपने क्लास में ही टॉप करना है, फर्स्ट आना है, तो आप भी चाहते हो, या एक होता है किसी किसी का नहीं 90+ के पार जाना है, मुझे टारगेट रखने हैं। तो जो भी ऐसे बच्चे हैं जिनको कहीं न कहीं ऐसी इच्छा है, लेकिन उनको लग रहा है कि मेरी जो तैयारी एकदम जीरो है, मैंने तो कुछ अभी तक पढ़ाई नहीं है। और इसके साथ साथ ये भी होता है कि अगर मैं कहीं भी ऑफलाइन कोचिंग में जाता हूँ या किसी भी ऑनलाइन कोचिंग में जा रहा हूँ, तो वहाँ पे जो सिलेबस है बहुत आगे जा चुका है, मेरा एकदम छूट चुका है। तो वो पीछे की चीज, छूटी हुई चीज को हम कैसे मैनेज करेंगे, फिर आगे जो चल रही है वो कैसे मैनेज करेंगे। तो उन सारे बच्चों के लिए वहाँ पे एक ऐसी, मतलब कह सकते हैं ऑफर कह लो, या एक मौका है उन बच्चों के लिए जिनकी एकदम जीरो है। तो उसके लिए यहाँ पे शिखर बैच 2.0 स्टार्ट कर दी गई है, जिसमें आपकी तैयारी एकदम जीरो लेवल से, या कहा जाए कि चैप्टर 1 से स्टार्ट कराई जा रही है। ये स्टार्ट हो चुकी है, बहुत सारे बच्चे इस बैच में ज्वाइन होकर वो डेली क्लास कर भी रहे हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चा इच्छुक है इस बैच से ज्वाइन हो सकता है। अब इस बैच में आपको दिया क्या जा रहा है, इसमें डेली लाइव क्लासेस है, आपकी जो क्लासेस है वो डेली लाइव दी जा रही है। इसके बाद लाइव डाउट क्लास है, अगर आपने क्लास में जो पढ़ा आपका क्लियर नहीं हो पाया, कुछ कुछ ऐसे टॉपिक होती है जो कभी कभी क्लास में नहीं हो पाती है, तो उसके लिए अलग से लाइव डाउट क्लास, जो कि आपका जो डाउट हो वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। इसके साथ साथ क्लास नोट पीडीएफ, जो आपने क्लास में पढ़ा उसके आपको पीडीएफ। इसके बाद ऑनलाइन वीकली टेस्ट, एक हफ्ते के अंदर आपने जो भी टॉपिक पढ़ी, आपने चाहे एक चैप्टर कंप्लीट किया या आधा किया या 2 किया या 3 किया, ठीक है, जितने भी किए उन सारे का आपका टेस्ट लिया जाएगा कि आपने जो पढ़ा वो आपका तैयार हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, इसके बाद स्टडी मटेरियल है और कंप्लीट सिलेबस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर और पिछले 5 साल के पेपर भी आपसे सॉल्व कराए जाएंगे। अगर आपने 5 साल का पेपर भी सॉल्व कर लिया ना, तो भी आप, या इतने कर लिया, जितने भी आपके सारे प्रोसेस, इन सारे प्रोसेस को आप अच्छे से फॉलो कर लेंगे तो आपको 95+ आने ही आने हैं। ठीक है, अब इस बैच से ज्वाइन होने के लिए आपको अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, और इस बैच से इस ऐप को डाउनलोड करके आप इस बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। अगर कहीं भी आपको दिक्कत हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इस नंबर पे 930 577 1375 इस पे कॉल करके जानकारी भी ले सकते हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चा इच्छुक है वो आज इस बैच से जुड़े और अपनी एकदम जो तैयारी है वो जीरो से स्टार्ट कर दे, ताकि वो भी टॉप 10 की लिस्ट में ना आए, भले ना आए, लेकिन एक अच्छा परसेंटेज तो जरूर लाए। ठीक है, तो चलिए क्लास की ओर चलते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो आपसे प्यूरिन और पायरिमिडिन, ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो आपका जो चैप्टर है वंशागति का आणविक आधार, ये पूरे चैप्टर में एकदम मेन है, क्योंकि यहीं से एक डीएनए ही एक ऐसा पदार्थ होता है जिनकी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होती है, वंशागति होती है। हम कहते हैं ना कि ये जो हमारी चीजें, जेनेटिक चीजें हैं, ये हमारे पीढ़ी में आनी ही आनी है। तो ये पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लाने का कार्य कौन कर रहा है भाई, कुछ तो ऐसा होगा, तो वो कौन करता है, डीएनए करता है। तो डीएनए का निर्माण किससे हुआ है, ये सारी चीजें आपने वंशागति और आणविक आधार का जो आपका चैप्टर, आप उसमें एकदम डिटेल में पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, प्यूरिन एवं पिरामिडिन क्षारकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये जो प्यूरिन और पिरामिडिन क्षारक है, ये आपके नाइट्रोजनी बेस होते हैं। क्या होते हैं, नाइट्रोजनी बेस। ये नाइट्रोजनी बेस, ठीक है, डीएनए का एक टाइप्स होता है।
क्योंकि सबसे पहले जो डीएनए की खोज की गई थी तो उसको पहले डीएनए नाम नहीं दिया गया था, उसको एक न्यूक्लियन नाम दिया गया था। क्यों? किस लिए? क्योंकि उसकी जो खोज की गई थी कोई न्यूक्लियस था, एक केंद्रक था, एक केंद्रक के अंदर एक छोटी सी संरचना देखी गई थी जिसको क्या बोल दिया गया था, न्यूक्लियन। और इस न्यूक्लियन के अंदर क्या होते हैं, डीएनए। और डीएनए हमारा एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। ये चाहे छोटा से छोटा ऑर्गेनिज्म हो या बड़ा से बड़ा ऑर्गेनिज्म हो, सारे में जेनेटिक मटेरियल ही आनुवंशिक जो पदार्थ होता है, क्योंकि डीएनए के अंदर होते हैं जीन। हालांकि आपके डीएनए की संख्या एक है, लेकिन इनके अंदर जो जीन होते हैं, इनकी जीन की संख्या कई सारी होती है। जैसे हमारे आंख की कलर का जीन, हमारे बाल की कलर का जीन, हमारी स्किन की कलर का जीन, तो ये सारे अलग अलग जीन होते हैं और इन्हीं लक्षणों की क्या होती है, वंशागति होती है। और ये वंशागति कौन करता है, डीएनए करता है। ठीक है, तो एक साइड क्या लिखोगे, प्यूरिन, दूसरी साइड क्या लिखोगे, पिरामिडिन। तो आपको पता है कि जो प्यूरिन है, ठीक है, प्यूरिन जो होता है कार्बन तथा नाइट्रोजन से बने दो चक्र होते हैं। ठीक है, ये प्यूरिन कार्बन से तथा नाइट्रोजन के बने क्या होते हैं, दो चक्र होते हैं। और पिरामिडिन जो होता है कार्बन तथा नाइट्रोजन से बना केवल एक चक्र होता है। ध्यान देना, जब आप कभी भी अरेंजमेंट करते हो, ठीक है, जब आप कभी भी नाइट्रोजनी बेस को दर्शाते हो, तो एक जैसे आपने क्या लिखा है, एडेनिन और साइटोसिन, तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से इसको क्या करते हो, दर्शाते हो। ठीक है, तो कार्बन तथा नाइट्रोजन से बने दो चक्र होते हैं प्यूरिन में, और पिरामिडिन में कार्बन तथा नाइट्रोजन से बने कितने चक्र होते हैं, सिर्फ एक चक्र होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, सिर्फ एक चक्र। नेक्स्ट क्या है, एडेनिन तथा ग्वानिन प्रमुख प्यूरिन है। ठीक है, ये जो एडेनिन है, ये जो ग्वानिन है, ये प्यूरिन का एक प्रमुख है। और इसमें थाइमिन, यूरोसिल तथा साइटोसिन प्रमुख पिरामिडिन है। क्या आपसे ये पूछा जाएगा प्यूरिन कितने भागों से मिलकर बना है, कितने बेस से मिलकर बना है, कितने क्षारक से मिलकर बना है, तो आप बताओगे एडेनिन तथा ग्वानिन जो होता है ये मिलकर प्यूरिन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एडेनिन और ग्वानिन दोनों मिलकर आपस में प्यूरिन बनाते हैं। और थाइमिन, यूरोसिल तथा साइटोसिन, ये तीनों जो क्षारक होते हैं, तीनों जो बेस होते हैं, ये मिलकर क्या बनाते हैं, पिरामिडिन बनाते हैं। ठीक है, तो आप आगे चलकर डीएनए और आरएनए में एक अंतर देखते हो। क्या देखते हो कि जो थाइमिन है, थाइमिन की जगह क्या हो जाता है, यूरोसिल हो जाता है। ठीक है, इसके 3 और इसके कितने, 2। लेकिन आपके डीएनए और आरएनए में सिर्फ 4 बेस ही पाए जाते हैं। ठीक है, आगे क्या है, 5 सदस्यीय वलय के 7वें व 9वें स्थान पर कार्बन की जगह नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। प्यूरिन में क्या होता है कि जो 5 सदस्यीय वलय के स्थान पे, ठीक है, वलय के जो 7वां और 9वां स्थान पे जो कार्बन होता है, तो कार्बन की जगह पे क्या होते हैं, नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, पिरामिडिन में कि 6 सदस्यीय वलय में, यहाँ पे 5 सदस्यीय वलय है और यहाँ पे 6 सदस्यीय वलय है, तो 6 सदस्यीय वलय में 1 से 3 स्थान पे, ठीक है, पहले से तीसरे स्थान पे कार्बन परमाणु की जगह नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित होता है। ठीक है, तो इसके जो 6 सदस्यीय वलय होगा उसमें जो पहला और तीसरा स्थान होगा, वहां पे कार्बन परमाणु की जगह पे नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित होंगे। और यहाँ पे 5 सदस्यीय वलय में 7वें और 9वें के स्थान पे कार्बन परमाणु की जगह पे क्या होते हैं, नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये जब आपके बोर्ड एग्जाम में अंतर आए तो ये 3 अंतर लघु उत्तरीय प्रश्न में 3 लिख दोगे, वही काफी है। हाँ, जब आपसे पूरा दीर्घ उत्तरीय में आए तो वहां पे कम से कम आपको 7-8 या 6-7 आपको लिखने पड़ेंगे, लेकिन लघु उत्तरीय में आ जाए तो 3 बहुत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेट्रोक्रोमैटिन तथा यूक्रोमैटिन में अंतर लिखिए। देखो, दोनों क्या है, गुणसूत्र हैं, दोनों क्या है, क्रोमोसोम है, लेकिन यहाँ पे एक है हेट्रोक्रोमैटिन तथा दूसरा क्या है, यूक्रोमैटिन में अंतर। तो देखो, हेट्रोक्रोमैटिन क्या होते हैं, गुणसूत्र अभिरंजकों से यह भाग गहरा रंगता है। जो गुणसूत्र के क्या होते हैं, अभिरंजक होते हैं, तो अभिरंजकों से यह जो भाग होता है ये क्या होता है, गहरा रंगता है। और यूक्रोमैटिन में क्या देखते हो कि गुणसूत्र अभिरंजकों से यह भाग हल्का रंगता है। ठीक है, देखो, जो क्रोमोसोम के जो अभिरंजक होंगे उनसे जो हेट्रोक्रोमैटिन होते हैं उनका जो भाग होता है वो कैसा होगा, डार्क रंगता है, यानी कि गहरा रंगता है। लेकिन यूक्रोमैटिन में जो क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र के जो अभिरंजक होते हैं
वो क्या होते हैं, हल्का रंग का है, जिसके कारण सूक्ष्म प्रकाश में दिखाई नहीं देता। देखो अगर आप यूक्रोमेटिन को देखोगे तो वो आपको सूक्ष्म प्रकाश में क्या होगा, वो दिखाई नहीं देगा। ठीक है, नेक्स्ट, यह गुणसूत्र का सघनित भाग है जो केंद्रक के चारों ओर रहते हैं। अब जो ये हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं, ठीक है, ये जो हेट्रोक्रोमेटिन है ये गुणसूत्र का सघनित पदार्थ है, यह सघनित भाग होता है जो केंद्रक के चारों ओर, ठीक है, ये केंद्रक है, ठीक है, तो ये केंद्रक के चारों ओर क्या करते हैं, रहते हैं। क्या करेंगे, ये न्यूक्लियस है तो इस न्यूक्लियस के चारों ओर रहते हैं। और ये क्या देखोगे कि ये गुणसूत्र का फैला हुआ भाग है, अर्थात कोशिका के गुणसूत्रों की तुलना में कम सघनित होता है। ये केंद्र के बाहर रहता है, ठीक है, और ये जो क्रोमोसोम का फैला हुआ भाग है, क्या है, क्रोमोसोम का फैला हुआ भाग है। आपको पता है जो क्रोमेटिन होती है थ्रेड लाइक संरचना होती है, धागे नुमा संरचना होती है ना, यही बाद में एक विशेष प्रकार की संरचना बनाती है जिसको आप क्या बोलते हो, गुणसूत्र बोलते हो। तो गुणसूत्र जो होते हैं, गुणसूत्र को इंग्लिश में क्रोमोसोम कहते हो। तो ये जो क्रोमोसोम होते हैं अलग अलग जीवों में इसकी संख्या अलग अलग होती है, किसी में 46 होती है, किसी में 10 होती है, किसी में, यानी कि जितने भी जीव हैं सारे में इसकी संख्या अलग अलग होती है। और मानव में कितनी होती है, 46, और जोड़े में 23 जोड़े, ठीक है, जिसमें फीमेल का 23वां जोड़ा, सारे क्या होते हैं, समान होते हैं, XX होते हैं, लेकिन मेल का जो 23वां जोड़ा होता है वो भिन्न होता है, एक X होता है और एक Y होता है। तो यही सेक्स क्रोमोसोम बोला जाता है और यही सेक्स डिटर्मिनेशन की क्रिया को करता है। ठीक है, नेक्स्ट, हेट्रोक्रोमेटिन भाग में डीएनए का द्विगुणन देर से होता है। अब जो डीएनए रिप्लिकेट करता है, ठीक है, डीएनए का जो द्विगुणन होता है किसमें, हेट्रोक्रोमेटिन में। तो हेट्रोक्रोमेटिन भाग में डीएनए का द्विगुणन देर से होता है, अतः इसके जीन सदैव निष्क्रिय रहते हैं। जब क्या होता है, रिप्लिकेशन होता है, रिप्लिकेशन की जो क्रिया हो रही है कहाँ आ रही है, शरीर के तो अंदर हो रही है। कब होती है, जब किसी भी आनुवंशिक चीज की, ठीक है, या किसी भी जीव की क्या हो रही है, संतति का निर्माण हो रहा है, किसी भी संतति का उत्पत्ति हो रही है, या किसी भी संतति के अंदर जो लक्षण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, तो उस टाइम डीएनए क्या करता है, रिप्लिकेशन की क्रिया करता है। जब डीएनए रिप्लिकेट करेगा तो डीएनए ही क्या करता है, आरएनए को बनाता है। ये डीएनए है, तो इस डीएनए को हम कह रहे हैं कि ये डीएनए हमारा आनुवंशिक पदार्थ है, ठीक है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है। तो इस डीएनए के अंदर जो क्रोमोसोम है या जो गुणसूत्र है, गुणसूत्र के अंदर डीएनए है, इस डीएनए के अंदर जो जीन है, तो ये जीन की वंशागति कौन करेगा, तो इसके करने के लिए जब डीएनए रेप्लिकेट करता है, डीएनए का ट्रांसडक्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, ये सारी जो प्रोसेस होती है, तो डीएनए क्या करता है, आरएनए का निर्माण करता है। क्या करता है, आरएनए का निर्माण। और ये आरएनए आपके 3 प्रकार के होते हैं, आरआरएनए, ठीक है, जिसको आप बोलते हो राइबोसोमल आरएनए, यानी कि प्रोटीन का संश्लेषण करेगा, प्रोटीन बनाने का कार्य करेगा। ये होता है एमआरएनए, इसको आप बोलते हो मैसेंजर आरएनए, या हिंदी में कहते हो संदेश वाहक आरएनए, यानी जो संदेश को क्या करे, पहुंचाने का कार्य करे। कहाँ, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, या एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है। और तीसरा होता है टीआरएनए, जिसको आप कहते हो ट्रांसफर आरएनए, हिंदी में स्थानांतरण आरएनए भी कहते हो। यानी कि इन्हीं आरएनए का कार्य होता है कि लक्षणों की वंशागति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं। ठीक है, ठीक है ना। तो देखो, तो अतः इसके जीन सदैव क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। यानी कि जब हेट्रोक्रोमेटिन भाग में डीएनए का द्विगुणन देर से होता है, ठीक है, तो इनमें जो जीन होते हैं उनके जीन जब द्विगुणन, ठीक है, जब द्विगुणन देर से होगा तो उनके जो जीन होते हैं निष्क्रिय होते हैं या निष्क्रिय हो जाते हैं। लेकिन यूक्रोमेटिन भाग में क्या देखोगे कि डीएनए का जब द्विगुणन होता है तो शीघ्रता से होता है, अतः इसका जीन बहुत सक्रिय होते हैं। और जब जीन सक्रिय होते हैं तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो अलग अलग अपने सिम्टम्स होते हैं, अलग अलग जो लक्षण होते हैं, उनको क्या करते हैं, शो करते हैं। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि आपने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा होगा, जो वंशागति की लक्षण बीमारियां, जैसे हीमोफीलिया हो गया, वर्णांधता हो गया, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम हो गया, क्लाइफेंटर सिंड्रोम हो गया। तो ये सारी जो बीमारियां हैं, जो वंशागत बीमारियां हैं, तो हीमोफीलिया से अगर कोई भी ग्रसित व्यक्ति है तो कहीं न कहीं उसकी पीढ़ी में है। कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो पहली पीढ़ी में शो किए,
कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो पहले विनाश होकर के दूसरे में आए। जैसे एग्जाम्पल, आपने मेंडल के प्रथम नियम प्रभाविता का नियम देखा होगा, उसमें आप क्या देखते हो कि जब मेंडल जी ने क्या किया था, लंबे और बौने पौधों के बीच में संकट कराया। जब उसने संकट कराया तो उसने क्या देखा कि उनकी जो जितनी भी पहली पीढ़ी आई, यानी कि उनकी जितनी भी पहली संतति आई, पहली पीढ़ी में सारे उनके पौधे या सारी संतति उनकी कैसी आई, लंबी आई। लेकिन जब पहली पीढ़ी में स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया उन्होंने कराई तो उन्होंने क्या देखा कि जो पहली पीढ़ी में जब लंबे और बौने पौधे के बीच में संकट कराया गया तो पहली पीढ़ी में जो बौनापन था वो अपने लक्षण को शो नहीं किया, लेकिन सेकेंड पीढ़ी जब आई उसने अपने थोड़ी सी मात्रा लक्षण को शो कर दिया। यानी कि जब दूसरी पीढ़ी आएगी उसमें कुछ 75% जो संतति उनकी होगी लंबी होगी, लेकिन 25% संतति ऐसी होगी जो कैसी होगी, बौनी होगी। कभी कभी आपकी मान में नहीं सोचते हैं कि जैसे एक पेरेंट्स है, ठीक है, माता पिता दोनों लंबे हैं, कभी कैसे ऐसे ही आप देखे होंगे अपने आंखों के सामने, तो माता पिता पेरेंट्स दोनों लंबे हैं लेकिन उनकी संतति कहीं न कहीं छोटी हो जाती है, यानी कि बौनापन आ जाता है। तो ये कहाँ से आता है? क्योंकि ये जो लक्षण है कहीं न कहीं पीढ़ी दर पीढ़ी है, तो वो भले पहली पीढ़ी में शो नहीं करेगी लेकिन दूसरी पीढ़ी में वो अपने लक्षण को शो जरूर करेगी। तो कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं। तो ये सारे जो लक्षण शो हो रहे हैं सारे का वर्क ये की चीज है, वो कौन करता है? डीएनए करता है। और डीएनए कहाँ है? गुणसूत्र के अंदर, और गुणसूत्र के अंदर डीएनए है तो डीएनए के अंदर क्या है? जीन। अब जीन किससे बना है? प्रोटीन से बना है। किससे बनेगा? प्रोटीन से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट, यह भाग अनुलेखन की दृष्टि से निष्क्रिय होता है। जब देखो अनुलेखन की क्रिया होती है तो जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है ये अनुलेखन की दृष्टि से क्या होते हैं? निष्क्रिय होता है, लेकिन यह भाग अनुलेखन की दृष्टि से सक्रिय होता। कौन? यूक्रोमेटिन में जब अनुलेखन होगा तो जब उसको अनुलेखन की दृष्टि से देखेंगे तो ये क्या हो जाते हैं? सक्रिय, और ये क्या होते हैं? निष्क्रिय। ठीक है, नेक्स्ट, अब अगली बात आ जाती है डीएनए तथा आरएनए में अंतर। देखो, अगर सारा खेल किसका है? डीएनए का ही है, और अगर डीएनए का है तो आरएनए का ही है, क्योंकि भले डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है तो इसको भेजेगा कौन? आरएनए ही भेजेगा। ठीक है, तो ये देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपसे आपके दीर्घ उत्तरी में भी पूछ लिया जाता है, लघु उत्तरी में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो जब भी डीएनए और आरएनए में अंतर आए तो ये एक चीज पहले ध्यान देनी है कि जो डीएनए होता है वो केंद्र के अंदर पाया जाता है। ठीक है, जैसे ये एक सेल है। अब सेल तो आपको पता होगी कि जो सेल कोशिकाएं होती है वो दो प्रकार की होती है, ये यूकैरियोट्स, एक प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स प्रिमिटिव यानी कि जिसमें न्यूक्लियस है, या हम कहेंगे कि डीएनए न्यूक्लियस का अभाव है, डीएनए नग्न डीएनए है। यानी कि ये जो डीएनए है, इस डीएनए में कोई भी इसको आवरण घेरा हुआ नहीं है। तो ये जिसमें भी होगा इस प्रकार की संरचना जिस भी सेल में दिखेगी तो ये सारी सेल कैसी होंगी? प्रोकैरियोट्स होंगी। और क्या होंगी? एक कोश की होंगी। अब अगर यही बहुकोश की मल्टीसेलुलर की बात करेंगे तो मल्टीसेलुलर में जो डीएनए होता है वो कैसा होगा? आवरण से होगा, वो कोशिका द्रव्य में होगा, कोशिका कला से क्या होगा? घिरा हुआ होता है। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे? डीएनए और आरएनए में अंतर। तो डीएनए में यह मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है। मुख्य रूप से केंद्रक में क्या है? डीएनए है। ठीक है, मुख्य रूप से केंद्रक में क्या है? डीएनए है। लेकिन जब आरएनए को देखोगे तो यह मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। आपको प्रोकैरियोट्स या पादप कोशिका या जंतु कोशिका का तो डायग्राम बिल्कुल अच्छे से आता होगा। तो आप जब क्या देखते हो कि ये एक पादप कोशिका है, ठीक है, ये क्या एक पादप कोशिका है, तो इस पादप कोशिका के अंदर एक पदार्थ होता है, तरल पदार्थ। उस तरल पदार्थ को हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। और इसी कोशिका द्रव्य को आप क्या बोलते हो? साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हो? साइटोप्लाज्म। हिंदी में कोशिका द्रव्य और इंग्लिश में साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म का निर्माण किससे हुआ? तो आप बोलोगे जीव द्रव्य से, क्योंकि जीव द्रव्य के ही दो भाग होते हैं, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो जब भी आपको डीएनए दिखेगा तो वो डीएनए जो होगा वो सेल के अंदर होगा। सेल के अंदर एक सेल है, अब ये सेल है, इस सेल के अंदर क्या होगा? केंद्रक होगा, और इस केंद्रक के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? डीएनए प्रेजेंट होंगे। क्या होगा? डीएनए होगा।
लेकिन ये जो आरएनए है ये एक सेल के अंदर, ये जो साइटोप्लाज्म है, तो इस साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होंगे, आरएनए प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो डीएनए हमेशा कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है और आरएनए मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ठीक है, अब डीएनए में आप क्या देखते हो कि इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं कुंडलाकार अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, जो आपका क्या होगा, डीएनए होगा, डीएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी कि आप बोलते हो कि डीएनए हमारा डबल हेलिक्स मॉडल होता है। क्या होता है, डीएनए हमारा द्विगुणित संरचना है। लेकिन आरएनए में आप क्या देखते हो, यह समानता एक सूत्री होता है। डीएनए देखोगे तो डबल हेलिक्स मॉडल है, लेकिन आरएनए आपका डबल हेलिक्स मॉडल नहीं होता, एक सूत्री होता है। और डीएनए आपका द्विसूत्री होता है, और द्विसूत्री होने के साथ साथ कुंडलित कार्य होता है। इसकी संरचना आपको कुछ ऐसी नजर आएंगी, ये कुंडलाकार, और ये जो इसकी संरचना होगी कैसे होगी, डबल होगी। ठीक है, डबल सूत्रों से बने होंगे। इसके बाद इनमें पेंटोज शर्करा डीऑक्सीराइबोज प्रकार की होती है। ठीक है, इसमें आपकी जो पेंटोज शर्करा होगी वो क्या होगी, डीऑक्सीराइबोज प्रकार की होती है, और इनमें पेंटोज शर्करा राइबोज प्रकार की होती है। एग्जाम्पल देखो, जैसे ये आपकी क्या होती है, पेंटोज शर्करा। ठीक है, 1 2, ठीक है, 3 4 और 1 5 हो गया। तो ये पेंटोज शर्करा होती है। तो देखो, चाहे आपका डीएनए हो चाहे आरएनए हो, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा जो 5 कार्बन से बनी है। ठीक है, 5 कार्बन से, और आरएनए भी आपके क्या है, पेंटोज शर्करा है, जो आपके ये भी क्या है, 5 कार्बन से। तो डीऑक्सी जो होती है, ठीक है, इनमें पेंटोज शर्करा डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है, यानी कि जो शुगर होता है वो कैसा होता है, डीऑक्सी, यानी कि यहाँ पे एक ऑक्सीजन की क्या होगी, अनुपस्थिति होगी। कहाँ पे, दूसरे पोजीशन पे। ठीक है, दूसरे पोजीशन पे एक ऑक्सीजन की क्या होगी, अनुपस्थिति होगी। यहाँ पे क्या देखोगे कि इसमें पेंटोज शर्करा राइबोज प्रकार की होती है। ठीक है, इनमें क्या होगी, जो पेंटोज शर्करा होती है वो पेंटोज शर्करा कैसी होती है, राइबोज प्रकार की होती है। तो कभी भी आपसे पूछा जाए आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो आप बताओगे राइबोज शर्करा। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा। अब डीऑक्सीराइबोज क्यों बोले, क्योंकि यहाँ पे एक ऑक्सीजन की क्या होती है, अनुपस्थिति होती है, या हम ये कहेंगे कि यहाँ पे एक ऑक्सीजन क्या है, एब्सेंट है। कहाँ पे, सेकेंड पोजीशन पे। अब ये सेकेंड पोजीशन है, यहाँ पे क्या होगा, एक ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, अनुपस्थिति होगी, तो ये क्या हो जाएगा, डीऑक्सी हो जाएगा। अब इसी जगह ये जब आपका होगा, यहाँ पे एक संरचना बनेगी, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन की जब प्रेजेंट होगा तो वो आपका होगा राइबोज होगा। ठीक है, इसके बाद आगे क्या देखते हो कि थायमीन क्षारक पाया जाता है और यूरोसिल अनुपस्थित होता है। यहाँ पे जो थायमीन होता है वो थायमीन प्रेजेंट है, लेकिन यूरोसिल का क्या होता है, अभाव होता है। यूरोसिल का अभाव कहाँ होगा, डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, थायमीन और साइटोसिन पाए जाते हैं, और आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, थायमीन और एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरोसिल पाया जाता है। ये चीज आपने ध्यान देनी है कि डीएनए में यूरोसिल अनुपस्थित है और आरएनए में यूरोसिल क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, यानी कि पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, यह प्रायः सभी जीवों एवं कुछ विषाणुओं का आनुवंशिक पदार्थ होता है। देखो, जितने भी आप जो डीएनए है ये सभी जीवों का, आप अर्थ पे, ठीक है, अर्थ पे जितने भी जीव हैं तो सभी जीवों का अगर आनुवंशिक पदार्थ कोई है तो वो आपका क्या है, डीएनए होता है। और कुछ वायरस का भी, कुछ विषाणु में भी जो आपका जेनेटिक मटेरियल है, जो आपका आनुवंशिक पदार्थ है, वो क्या है, डीएनए है। क्या है, डीएनए है। लेकिन आरएनए में क्या देखते हो कि यह केवल कुछ विषाणुओं में ही आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। एग्जाम्पल, अगर आप कुछ विषाणु की बात करोगे तो टोबैको मोज़ेक वायरस, टीएमवी वायरस जो होता है, ठीक है, टीएमवी वायरस जो है, इसमें इसका अगर जेनेटिक मटेरियल डीएनए के स्थान पे क्या है बेटा, आरएनए है, और वो भी आरएनए क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, क्योंकि आरएनए क्या है, एक सूत्री है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक सूत्री आरएनए ही प्रेजेंट होगा। इसके साथ साथ समस्त जीवधारियों में डीएनए आधारभूत रूप से एक समान एवं एक प्रकार का होता है। ठीक है,
समस्त जीवधारी में जो डीएनए है वो आधारभूत रूप से एक समान एवं एक प्रकार का होता है। एक समान है और एक समान के साथ साथ क्या है, एक प्रकार का भी है। और इसमें आप देखोगे कि अधिकांश जीवधारियों की कोशिकाओं में 3 प्रकार के आरएनए जैसे एमआरएनए, टीआरएनए तथा आरआरएनए पाए जाते हैं। ठीक है, अधिकांश जीवधारी की कोशिकाओं में 3 प्रकार के आरएनए होते हैं। एग्जाम्पल एमआरएनए, टीआरएनए तथा आरआरएनए पाए जाते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में डीएनए और आरएनए में अंतर आएगा तो आप इसको क्या करोगे, लिख दोगे। ठीक है, तो पढ़ने के साथ साथ रिवीजन तो करने ही करने हैं। करोगे ना रिवीजन, बताओ करोगे कि नहीं करोगे? करोगे तो आपका लाभ है, नहीं करोगे तो आपका हानि है। और वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप करते हो कि नहीं करते हो। ठीक है, अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छे नंबर लाओगे, अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो फिर एक पासिंग मार्क होगा या सेकंड डिवीजन, मान लो फर्स्ट डिवीजन भी आ जाओगे तो एक पासिंग मार्क होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बी डीएनए तथा जेड डीएनए में अंतर बताइए। कभी कभी आपसे बी डीएनए और जेड डीएनए में अंतर भी पूछता है। तो देखो, बी डीएनए जो होता है यह दक्षिणावर्त कुंडलित होता है। ठीक है, बी डीएनए दक्षिणावर्त क्या होता है, कुंडलित। और ये क्या होता है, वामावर्त क्या होता है, जेड डीएनए वामावर्त। यानी कि जो आपका बी डीएनए होता है उसका झुकाव दक्षिण की तरफ होता है, दाएं तरफ होता है। बी डीएनए का झुकाव बाएं तरफ होगा और जेड डीएनए का जो कुंडलन होता है, ठीक है, जो कुंडलन होगा वो कैसा होगा, बायां होगा। ठीक है, इसके बाद क्षार युग्मकों की मध्य दूरी 3 से 3.36 यानी कि 3.36 होती है और क्षार युग्मकों की मध्य की दूरी 3.6 से 4.13 होती है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि क्षार युग्मकों की संख्या 10 होती है और इसमें क्षार युग्मकों की जो 20 की क्षारक की जो संख्या होती है वो 12 होती है। कुंडलन का व्यास 19 एंगस्ट्रॉम होता है, यानी कि 19 एंगस्ट्रॉम होता है और कुंडलन का व्यास 18 एंगस्ट्रॉम होता है। प्राय सभी कोशिकाओं में उपस्थित होता है, कुछ कोशिकाओं में ही उपस्थित होता है। बी डीएनए जो होता है आपका वो सभी कोशिकाओं में, यानी कि दक्षिणावर्त जो डीएनए है जिसका झुकाव दाईं तरफ है वो हर एक कोशिकाओं में पाया जाता है। और जेड डीएनए यानी जिस डीएनए का झुकाव बाएं तरफ है वो सिर्फ कुछ कुछ कोशिकाओं में ही पाया जाता है, सारे में नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ये जो आपके अंतर है, जब अंतर आएगा तो अंतर बताओगे या बी डीएनए पे शॉर्ट टिप्पणी लिखिए, एक उसको संक्षेप में लिखिए, परिभाषित कीजिए। तो यही सारी चीजें लिखनी, कुछ अलग से आपको नहीं लिखने हैं। ठीक है, तो किसी भी तरह क्वेश्चन कोई भी आए, क्वेश्चन पूछने का तरीका कोई भी हो, आंसर आपने यही लिखने हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि विभिन्न प्रकार के आरएनए के नाम बताएं। आरएनए जो है, आरएनए के प्रकार पता है आपको कि आरएनए की संरचना डीएनए की तरह होती है। देखो, अगर आपका डीएनए इस संरचना में है तो आरएनए भी इसी संरचना में है। ठीक है, परंतु इसमें एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड राइबोस शर्करा तथा थायमिन के बदले यूरोसिल नामक नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है। यह द्विसूत्री होता है और एक सूत्री होता है। इनमें यूरोसिल अभाव होता है और इसमें आरएनए में यूरोसिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो क्या है, परंतु इसमें एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड राइबोस शर्करा तथा थायमिन के बदले यूरोसिल नामक नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, क्या लिखोगे कि जो आरएनए होता है वो डीएनए की समान संरचना होती है, परंतु इसमें एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड राइबोस शर्करा तथा थायमिन के बदले यूरोसिल होता है। ठीक है, यह कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक में पाया जाता है। अब ये जो आरएनए है ये कोशिका द्रव्य में और न्यूक्लियस में पाया जाता है। आरएनए जो होता है कितने प्रकार का लिखोगे कि जो आरएनए है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संदेश वाहक आरएनए, दूसरा होता है स्थानांतरण आरएनए, तीसरा होता है राइबोसोमल आरएनए। इसको आप शॉर्ट में लिखोगे एमआरएनए, ठीक है, लिखोगे टीआरएनए और इसको लिखोगे आप आरआरएनए। ठीक है,
तो आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? आरएनए 3 प्रकार के, संदेशवाहक आरएनए, स्थानांतरण आरएनए और राइबोसोमल आरएनए, या एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। ठीक है, इसके बाद एक एक के बारे में आपको लिखना होगा। अब देखो संदेशवाहक आरएनए का कार्य क्या है, यानी कि जो एमआरएनए मैसेंजर आरएनए है, इनके कार्य क्या होते हैं? तो डीएनए से संश्लेषित होने के बाद, अब देखो ये जो डीएनए है, ये डीएनए क्या कर रहा है? आरएनए बना रहा है। तो जब डीएनए क्या करेगा? आरएनए बनाएगा। तो जब ये डीएनए से क्या होगा? संश्लेषित होगा। डीएनए से क्या होगा? इसका निर्माण होगा। तो डीएनए से संश्लेषित होने के बाद ये कोशिका द्रव्य में, ठीक है, कोशिका द्रव्य में आकार राइबोसोम से जुड़ जाता है। राइबोसोम, राइबोसोम को आप क्या बोलते हो? प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री क्यों बोलते हो? क्योंकि राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। अब ये जो राइबोसोम है, इसकी 2 सब यूनिट होती है। ठीक है, कितनी होती है? ये 2 प्रकार के होते हैं, एक 70S और एक 80S। अब ये 70S और 80S में 2 होती है। ठीक है, ये क्या होगा? 50 और 40। तो बड़ी यूनिट 50 और छोटी यूनिट 40। इसमें क्या देखोगे? 50 और 60। तो बड़ी कितनी हो जाएगी? 50 और छोटी कितनी छोटी क्या हो जाएगी? 50 और बड़ी कितनी हो जाएगी? 60। ठीक है, तो जब क्या होगा? डीएनए से आरएनए का संश्लेषण होता है तो ये कोशिका द्रव्य में राइबोसोम से जुड़ जाता है। किससे जुड़ेगा? जो राइबोसोम, राइबोसोम ध्यान देना कोशिका का अंगक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोशिका के अंग। एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, न्यूक्लियस और भी लाइसोसोम, तारक काय, सेंट्रोली, जितने भी सारे हैं आपके, ये कोशिका के अंगक हैं। तो जब डीएनए क्या करता है? आरएनए को संश्लेषित करता है। तो जो एमआरएनए होता है, एमआरएनए जैसे ही डीएनए से संश्लेषित होगा तो वो कोशिका द्रव्य में राइबोसोम से क्या करता है? जुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि ये डीएनए की आनुवंशिक सूचनाओं कोड होता है। अब ये जो कोशिका के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर जो राइबोसोम है, वो राइबोसोम से क्यों जुड़ रहा है? रीजन क्या है? क्योंकि जो डीएनए होता है, डीएनए की जो आनुवंशिक सूचनाएं होती हैं, वो एक मैसेज के तौर पे कौन पहुंचाता है? एमआरएनए। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं? संदेशवाहक आरएनए कहते हैं। और कोशिका में मौजूद कुल आरएनए 5 से 10% होता है। एमआरएनए की जो मात्रा होती है, कोशिका के अंदर जो आरएनए प्रेजेंट है, तो आरएनए में 5 से, पूरे आरएनए का 5 से 10% जो भाग होता है वो एमआरएनए का होता है। और एमआरएनए क्या करता है? डीएनए की सूचनाओं को ढोने का कार्य करता है, या डीएनए की सूचनाओं को संदेशवाहक यानी कि मैसेज पहुंचाता है। कहाँ? सेल के अंदर, एक कोशिका के अंदर, तभी तो वंशागति होगी। ठीक है, दूसरा है स्थानांतरण आरएनए, जिसको आप बोलते हो टीआरएनए। तो देखो, प्रोटीन संश्लेषण के समय यह जरूरत के अनुसार विभिन्न अमीनो अम्लों के कोशिका द्रव्य से राइबोसोम तक स्थानांतरण करता है। देखो, जब क्या होगा? प्रोटीन का संश्लेषण। और प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? राइबोसोम को ही प्रोटीन की फैक्ट्री करते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन बनाने का कार्य करता है। प्रोटीन का क्या करता है? संश्लेषण करता है। तो प्रोटीन संश्लेषण के समय यह जरूरत के अनुसार, हमेशा नहीं करेगा, जब उसकी क्या होगी? जरूरत होगी, तो ये जरूरत के अनुसार विभिन्न अमीनो अम्ल, ठीक है, जो क्या होते हैं? अमीनो अम्ल होते हैं। तो अमीनो अम्लों को कोशिका द्रव्य से राइबोसोम तक स्थानांतरण, जो अमीनो अम्ल होते हैं वो कोशिका द्रव्य से कहाँ तक? राइबोसोम तक स्थानांतरण करता है। और कोशिका में स्थित कुल आरएनए का यह 10 से 15% होता है। एमआरएनए कोशिका में उपस्थित 5 से 10% होता है, और ये कितना होता है? 10 से 15% होता है। किसकी? टीआरएनए की मात्रा। कहाँ? कोशिका के अंदर। ठीक है, अगला क्या है? अगला है राइबोसोमल आरएनए, जिसको आप कहते हो आरआरएनए। तो यह सबसे स्थिर प्रकृति का आरएनए है। अब देखो, ये जो राइबोसोमल आरएनए होता है सबसे स्थिर होता है। वो स्थिर नहीं है, एक मैसेज को पहुंचाने का कार्य करे, एक स्थानांतरण का कार्य कर रहे हैं, तो वो एक जगह स्थिर नहीं है। लेकिन जो आरआरएनए होता है, ये क्या होता है? स्थिर होता है, और एक प्रकृति का आरएनए होता है, एक नेचुरल आरएनए होता है, जो राइबोसोम से लगा रहता है। ये एक स्थिर है, मानो ये राइबोसोम है, तो इस राइबोसोम में जो ये आरआरएनए होगा इससे लगा होगा। और अगर राइबोसोम स्थिर है
तो ये आरएनए भी क्या होंगे, स्थिर होते हैं। ठीक है, अब यह कोशिका में स्थित कुल आरएनए का 80% भाग होता है। अब ये क्या है, कोशिका में स्थित, ये जो सेल है, सेल के अंदर जो ये स्थित है, तो कुल आरएनए का 80% भाग होता है। और तीनों प्रकार के आरएनए में सबसे अधिक समय तक क्रियाशील रहता है। देखो, आपका जो मैसेंजर आरएनए है, टीआरएनए, सबसे लंबे समय तक, ज्यादा टाइम तक ये क्रियाशील नहीं होंगे, लेकिन ये लंबे समय तक, ज्यादा टाइम तक क्या होते हैं, ये क्रियाशील होते हैं। कौन क्रियाशील होते हैं, आपके आरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए क्रियाशील होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, डीएनए प्रतिकृति के लिए आवश्यक किन्हीं 2 एंजाइम के नाम लिखिए तथा प्रत्येक के किसी एक विशिष्ट कार्य का वर्णन करें। ठीक है, क्या करना है, प्रत्येक एक विशिष्ट कार्य के क्या करने हैं, आपने वर्णन करने हैं। तो देखो क्या लिखोगे कि डीएनए प्रतिकरण में भाग लेने वाले 2 एंजाइम तथा उनके खास कार्य निम्नलिखित है। पहला जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए जब प्रतिकृति करता है, ठीक है, जब डीएनए क्या करता है, रिप्लिकेशन करता है, तो डीएनए की रिप्लिकेशन में 2 एंजाइम क्या करते हैं, खास कार्य को निभाते हैं, या वो 2 ही एंजाइम क्या करते हैं, इसमें भाग लेते हैं। पहला होता है डीएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है, तो यह नए क्षार के एडेनिन तथा बहुलीकरण, ठीक है, एडिशन तथा बहुलीकरण में भाग लेता है। ये जो डीएनए पॉलीमरेज 3 होता है, यह क्या करता है, नए क्षार के एडिशन तथा बहुलीकरण में भाग लेता है। और दूसरा जो डीएनए पॉलीमरेज 1 होता है, यह एक प्रकार का मुख्य रिपेयर एंजाइम है। ये रिपेयर एंजाइम होने की वजह से डीएनए को रिप्लिकेट करने में, डीएनए का प्रतिकृति जो हो रहा है, उस प्रतिकृति को करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, अब अगला क्या है कि जीन कोष से आप क्या समझते हैं। छोटी सी डिफिनेशन आपसे पूछी जाती है कि जीन कोष क्या होते हैं। आपके भी मन में हुआ, कुछ बच्चों को मन में होगा कि जीन हम कह रहे हैं, तो जीन कोष होते क्या। अब जीन कोष को हम जीन पूल कहते हैं। क्या कहते हैं, जीन पूल। तो किसी अंतर प्रजननी समष्टि में कुल जीन एवं उनके मौजूद एलील को जीन कोष कहते हैं। किसी अंतःप्रजनी समष्टि, ठीक है, कोई भी ऐसी जाति है, समष्टि को आप जाति कहते हो, जब कई सारी, मान लो एक हमारा ये वातावरण है, और इस वातावरण में यहाँ पे मानव की आवास है, मानव के बीच में क्या है, कैट भी है, डॉग भी दिखाई देती है, काऊ भी है, ढेर सारे पशु पक्षियाँ हैं, मतलब पक्षी वर्ग में भी कई सारी पक्षी की जातियाँ हो गई, फिर कीड़े मकोड़े हैं, मान लो इंसेक्ट में कॉकरोच हो गया। तो ये सारी क्या है, अलग अलग जातियाँ। वातावरण एक है, लेकिन इस वातावरण में ढेर सारी क्या है, अलग अलग जीवों की जातियां हैं। उन सारे को मिला के हम समष्टि कहते हैं, और इंग्लिश में बोलते हो पॉपुलेशन। क्या कहते हो, पॉपुलेशन कहते हो। ठीक है, तो किसी अंतर प्रजनी जो पॉपुलेशन होती है, तो पॉपुलेशन में कुल जीन एवं उनके मौजूद जो एलील होते हैं, ठीक है, जो बहुलक होते हैं, जो एलील होते हैं, एलील को ही जीन कोष या जीन पूल कहते हैं। ठीक है, जीन कोष या जीन पूल कहते हैं। तो जब भी आएगा आपको ये लिखने हैं, ठीक है, और लिख भी लोगे, कुछ ज्यादा वो टफ नहीं है। नेक्स्ट, प्रारंभ कूट तथा समापन कूट का वर्णन करिए, कीजिए या करें। कभी कभी आपके एग्जाम में प्रारंभ कूट तथा समापन कूट का वर्णन करिए, ये भी पूछा जाता है। और आपका जो सेकेंड यूनिट है, चाहे विकास चैप्टर हो, चाहे वंशागति और विविधता का सिद्धांत हो, और चाहे वंशागति का आणविक आधार जो आप पढ़ रहे हो, पूरे आपके सिलेबस से सबसे ज्यादा अगर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, या सबसे ज्यादा नंबर उठाने वाला कोई यूनिट है, तो सेकेंड यूनिट है, और यही 3 आपके चैप्टर है। ठीक है, तो देखो, प्रारंभिक कोडान पॉलीपेप्टाइड संश्लेषण के आरंभ करने के लिए सिग्नल भेजता है। जो प्रारंभिक कोडान पॉलीपेप्टाइड संश्लेषण के आरंभ करने के लिए क्या करता है, सिग्नल भेजता है। तो 2 ऐसे आरंभिक कोडान हैं जो क्या है, AUG जिसको बोलते हैं मिथोएनिलीन, तथा वेलिन जिसको आप GUG को मिला के क्या कहते हो, वैलिन कहते हो, और AUG जहां जुड़ेगा उसको मीथिओनिन कहते हो। ठीक है, तो ये आपके होते हैं प्रारंभ कोडान।
समापन कोडान क्या होता है कि यह पॉलीपेप्टाइड संश्लेषण के समापन के लिए सिग्नल भेजता है। तो 3 ऐसे कोडान हैं, यूरोसिल एडेनिन एडेनिन जिसको ओकर कहते हो, यूरोसिल एडेनिन ग्वानिन अंबर कहते हो, तथा यूरोसिल ग्वानिन और एडेनिन को हम क्या कहते हैं, ओपल। तो जिसमें 3 कोडान हो, ठीक है, जो क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड के संश्लेषण के समापन के लिए सिग्नल भेजता है, और 3 ऐसे कोडान जो क्या है, ओकर है, अंबर है और ओपल है, उसको आप बोलोगे समापन कोडान होते हैं। और ये प्रारंभिक कोडान होते हैं। कौन होते हैं, मिथियोनिन और वेलिन जो होते हैं आपके प्रारंभिक कोडान होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपेरान को परिभाषित करें तथा इसके संघट्ट जीनों के नाम बताएं। ओपेरान मॉडल भी आपसे आपके एग्जाम में बोर्ड में पूछता है कि ओपेरान को परिभाषित करें। तो देखो, ओपेरान एक प्रकार का संलग्न जीनों का समूह है। जो ओपेरान होता है वो क्या है, एक प्रकार जो जीन है, ठीक है, एक प्रकार का जो संलग्न जीन होते हैं, तो संलग्न जीनों का क्या होता है, समूह होता है, जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। इसमें कई निम्नलिखित जीन शामिल हैं। क्या है, इनमें क्या होते हैं, कई सारे निम्नलिखित क्या शामिल होते हैं, जीन शामिल होते हैं। एग्जाम्पल, संरचनात्मक जीन, ओपेरान जीन, प्रोमोटर जीन और रेगुलेटर जीन। तो संरचनात्मक जीन होते हैं, ये क्या करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। ठीक है, संरचनात्मक जीन का कार्य होता है प्रोटीन के संश्लेषण में भाग लेना। ओपेरान जीन का कार्य होता है ये क्रियाशीलकों से बदकर निश्चित करता है कि संरचनात्मक जीन कार्यशील होंगे या नहीं। ये क्या करेगा, प्रोटीन का संश्लेषण करेगा, और ये क्या करेगा, क्रियाशील से बदकर ये निश्चित करता है कि ये जो संरचनात्मक जीन है, ये जो संरचनात्मक जीन बने तो ये क्रियाशील होंगे कि नहीं होंगे। तीसरा जो होता है प्रोमोटर जीन, इनका कार्य होता है कि ये आरएनए पॉलीमरेज का बंधन स्थान है। जो डीएनए पॉलीमरेज का जो बंधन स्थान होता है, तो क्या होता है, प्रोमोटर जीन होता है। और चौथा जो है रेगुलेटर जीन, ये क्या है, दमन कार्यों को पैदा करने के लिए जिम्मेदार है। रेगुलेटर जीन, ठीक है, रेगुलेट करना, तो ये क्या कर रहा है, दमन कार्यों को पैदा करने के लिए जिम्मेदार होता है। कौन, रेगुलेटर जीन होता है। प्रोमोटर जीन का कार्य होता है ये आरएनए पॉलीमरेज का बंधन स्थान है। और ओपेरान जीन का ये कार्य है कि जो संरचनात्मक जीन है वो ये निश्चित करता है कि क्रियाशील होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही। फिर अगली क्लास में आएंगे हम लोग और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतने टाइम तक क्लास में आप लोग बने रहे। हाँ, लेकिन जो भी बच्चा क्लास में नहीं आ पाया है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको लिंक को शेयर करेंगे और एक एक बच्चे के पास जाएगा, ताकि सारे बच्चों का क्या हो सके, हेल्प हो सके। ठीक है, और अभी भी फिर से जो बच्चे लेट जुड़े हैं, जो अभी तक नहीं पता, पहली क्लास होगी, पहली दिन क्लास में आए होंगे, तो फिर से मैं बता देना चाहती हूँ कि कुछ आप में से ऐसे हैं जो एकदम आपकी तैयारी जीरो है, तो आप यहाँ से ज्वाइन होके इस ऐप को डाउनलोड करके शिखर बैच 2.0 इसमें ज्वाइन होके आप भी अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। ठीक है, अब अगर कहीं दिक्कत होती है इस नंबर पे कॉल करके आप जानकारी भी ले सकते हैं। ठीक है, तो सभी को बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में।